Hello students, I am here with the second video for the chapter Resource and Development. In the previous video, we have learnt about the definition of resource and we have tried to classify resource on various parameters such as on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, and last, which was new for you, that was on the basis of the status of development. Today we are going to take another topic that is called development of resources. This is one of the very vital topic and this is, you can say, the main crux of the chapter. Why this chapter has been included again and again in 7th, 8th and 9th, 10th. In 10th we are going to learn why is there an importance to save resources and how can we do it. The 7th, 8th and 9th you might have learned about what is the importance of resources, why we should need to conserve them. But in this chapter, in class 10, you will learn about how we are going to save the resources, what steps have the governments across the globe been taking in order to sustain the resources on this earth. The first topic today is development of resources. What I have written, please pay attention. These notes are very vital for you. First point is, resources are vital for human survival. डेफिनेटली जो रिसोर्स होते हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत वाइटल हैं, वाइटल से इम्पॉर्टेंट है. विदाउट रिसोर्सेज वी कैन नॉट सर्वाइव. सेकेंड, रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर टू बी प्लंडर्ड टू सेटिस्फाई वंस ग्रीड. एक नया पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हमको ऐसा लगता है कि रिसोर्स जो है वो फ्री का मिलता है हमको इन्वायरमेंट से, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. बट लाइक हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है कि फ्री का कुछ मिलता है तो भैया वी कैन यूज इट. हमारे हिंदी में कहावत है ना, मुफ्त का है चंदन घसो रघुनंदन. आई एम ट्राइंग टू जस्ट एक्सप्लेन यू इन अ वेरी कॉमिक टर्म, बट इट्स अ रेयर ट्रुथ कि हम लोग रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे अपने मन मुताबिक जितना चाहे उतना यूज़ करते हैं. और ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि ठीक है, रिसोर्सेज आर गिफ्ट ऑफ नेचर बट वो टोटल नहीं है, उसका अबंडेंस इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उसको प्लंडर करो. महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा बात कहा था, दिस वाज रिटन इन द लास्ट एमके गांधी का स्टेटमेंट, रिसोर्सेज आर इनफ टू फुलफिल एवरीवन्स नीड. रिसोर्सेज इतने हैं कि सबका नीड जो है सेटिस्फाई हो सकता है, बट नॉट वंस ग्रीड. तो किसी एक व्यक्ति का ग्रीड को सेटिस्फाई करना असंभव है. ठीक है, तो वी शुड स्टॉप थिंकिंग या वी शुड स्टॉप टेकिंग रिसोर्सेज एज अ फ्री मटेरियल फ्रॉम नेचर. रादर we should now change into more judicious use so that we could save resources for the future generations to come. Next, what I have written leads to resources. Okay, what are the consequences if we use resources without any judicious use, without thinking for the future? First, it leads to resource depletion. Definitely, अगर हम बिना सोच समझे किस चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा प्रचुर मात्रा में यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ खत्म हो ही जाएगा. Accumulation of resources results in rich and poor division. ये थोड़ा सा पेचीदा पॉइंट है, समझिएगा. रिसोर्सेज जो हैं वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और सब यूनिफॉर्मली रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं. कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं टू फुलफिल देयर नीड्स. सम कंट्री को उतना रिसोर्स नहीं मिल पाता. अगर हम बात करें द कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स तो इट इज़ जितना एशिया में होता है उससे दुगना उसको ज़्यादा क्या है कि अमेरिका यूज़ करता है इन कंपैरेटिवली. अगर सोसाइटी में बात करें तो जो लोग अमीर होते हैं, दोज हु कैन अफोर्ड अ लॉट ऑफ अमाउंट, तो लोग क्या करते हैं, एक्सेस यूज़ करते हैं रिसोर्सेज का. और जो गरीब है वो उसको उतना नहीं मिल पाता. इससे क्या होता है, रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है. रिच के पास, गरीब के पास वो रिसोर्सेज नहीं जा पाता. इस सोसाइटी में क्या होता है, एक डिवीज़न, एक सेग्रीगेशन क्रिएट हो जाता है. अमीर अमीर होता चला जाता है, गरीब गरीब होता चला जाता है. एंड दैट इज द केस ऑफ इंडिया ऑल्सो. द सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट इज इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन लीड्स टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस. सॉरी, इट्स क्राइसिस, आई फॉरगॉट. जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज, बिना सोचे समझे, बिना किसी मापदंड के लगातार हम यूज़ कर रहे हैं फ्री का माल समझ करके. एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉइट करना किसी रिसोर्स को लीड्स टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस. डेफिनेटली आप किसी रिसोर्स को ज़्यादा धरती से निकालोगे
वो आपकी इकोलॉजी, वहाँ की इकोलॉजी को भी इफेक्ट करेगा। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं माइनिंग। जहाँ पे भी माइनिंग होता है वहाँ की ज़मीन पे बहुत इसका ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है। वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय होता है। नॉट ओनली वेजिटेशन बल्कि ग्राउंड वाटर लेवल को भी सफ़र करना पड़ता है। एंड दिस यू कैन सी द बेस्ट एग्जांपल हमारे सबसे पास में है, दैट इज़ झारखंड। झारखंड का ऐसा बहुत सा एरिया है जो पानी की किल्लत से, नेचुरल वेजिटेशन की किल्लत से अभी गुजर रहा है। यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ बोकारो, रांची, और यू कैन टेक फ्यू एग्जाम्पल रानीगंज। दिस एरियाज दे सफरिंग फ्रॉम वाटर क्राइसिस, दे सफरिंग फ्रॉम नेचुरल वेजिटेशन क्राइसिस। उसमें कहीं ना कहीं माइनिंग भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना कि आम लोग हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, और भी बहुत सारे इकोलॉजिकल क्राइसिस करता है। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, pollution. These all are side effects of excess, indiscriminate, exploitative tendency of using resources to fulfill one's greed. हम बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में अगर रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट हम लोग को क्लियरली विजिबल हो जाता है। Now what should be done for using resources judiciously? We need to adopt sustainable economic development. अभी तो मैंने समझाया कि रिसोर्स को हम यूं ही डिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो रिसोर्स को यूज़ करने का तरीका क्या है? हम लोग को उस तरीके से यूज़ करना है जैसे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ से। इसका मतलब क्या है? देखिए, डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट एंड कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर नीड्स। दैट मीन्स हम लोग रिसोर्स को इस तरीके से यूज़ करें कि ना ही हम इन्वायरमेंट को डैमेज करें और इस तरीके से यूज़ करें ताकि हम न्यू ईयर फ्यूचर जनरेशन के लिए बता सकें, उनको लेकर के हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। दैट मीन्स व्हेन वी यूज़ रिसोर्सेज वी हैव टू थिंग्स इन माइंड कि जहाँ से हम रिसोर्स निकाल रहे हैं, क्या हम इतनी ज़्यादा मात्रा में निकाल रहे हैं कि वहाँ का हम इकोलॉजिकली जो बैलेंस इकोलॉजी उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बचेगा ही नहीं। ये दो फैक्टर भी दिमाग में लाना बहुत ज़रूरी है, तब एक जुडिशियस सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं। इसको लेकर के देयर वर टू डिफरेंट थिंग्स दैट आर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बुक दैट हैपेंड द ईयर 1992 अंडर द यूएन लीडरशिप। द फर्स्ट वन इज रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 ब्राज़ील। रियो डी जेनेरियो इज कंसिडर्ड टू बी इज द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। वहाँ 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था। उसका कुछ मैंने इसको पॉइंट्स में डाल दिया है सो दैट इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू लर्न। ऑन जून 1992 100 heads of state, head मतलब the leader of different states met in Rio de Janeiro in Brazil for first international Earth Summit। और उसका मेन पॉइंट्स क्या था? To discuss urgent problems of environmental protection and socio-economic development at global level। ये पहला एक समिट था जहाँ पे 100 different leaders of different countries assemble हुए थे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इन जून 1992 टू डिस्कस उस समय का अर्जेंट इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेने के लिए, और बहुत सारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बढ़ सकता है। लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। दैट मीन्स इसके बारे में उतना आपकी बुक में नहीं दे रखा, बट मैं ट्राई करता हूँ समझाने के लिए। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज दैट मीन्स एवरी कंट्री इज आंसरेबल टू द क्लाइमेटिक चेंज इफ इट हैज़ बीन डन थ्रू पॉल्यूशन, इट हैज़ बीन डन थ्रू ओवर एक्सप्लॉयटेशन और ओवर इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ, इट एंडोर्स्ड ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी protecting the green cover in different countries and adopted Agenda 21। दैट मीन्स लास्ट पॉइंट में क्या था कि जितने भी लीडर्स आए थे उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जहाँ पे उन्होंने फॉरेस्ट पॉलिसी पे भी विचार किया। फॉरेस्ट पॉलिसी दैट मीन्स हर कंट्री को एक पर्टिकुलर मात्रा में फॉरेस्ट कवर को बरकरार रखना होगा। एंड एट द लास्ट एजेंडा 21 पे भी उन्होंने साइन किया। अब एजेंडा 21 क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। एजेंडा 21, अ डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 रियो डी जेनेरियो एट यूनाइटेड नेशंस Conference on Environment and Development UNCED, an agenda to combat environmental damage। एक एजेंडा जिसको हम लोग डेवलप किए थे कॉम्बैट करने के लिए, टू फाइट इन्वायरमेंटल डैमेज। इन्वायरमेंट जो डैमेज हुआ उसको हम रोक सके, इसके लिए एजेंडा साइन हुआ था।
पॉवर्टी को हटाने के लिए पूरे विश्व से, डिजीजेस, especially the various kinds of pandemic that goes across. Now we are going through one more era, that is the COVID era, जहाँ पे हम COVID-19 से अभी सफ़र कर रहे हैं. एक पेंडेमिक, ऐसा नहीं, पहले भी पेंडेमिक बहुत सारे हुए इसी से रिलेटेड. We have SARS, severe acute respiratory syndrome, that happened earlier back. Then we have a lot of more viruses that created a lot of pandemic across the globe. इसको फाइट करने के लिए लीडर्स साथ आए थे. Through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibility. That means कि 100 लीडर्स जो आपस में एक एग्रीमेंट साइन किए थे, इसलिए था ताकि देश से, पूरे विश्व से पॉवर्टी को हटाया जा सके. और कोई भी देश अगर डिजीज़ या पॉवर्टी किसी से सफ़र कर रहा है तो बाकी देश मिलकर के उसको रिवाइव करने की कोशिश करें, उस चीज़ को उठाने की कोशिश करें. तब पॉसिबल होगा जब आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वालों एक दूसरे की हेल्प करेंगे. इसलिए 100 हेड्स एक एग्रीमेंट साइन कराया गया था, सो दैट during the time of crisis, wherever there is a crisis in any country, then people can come together to eradicate that problem completely. और सबसे लास्ट मेन मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? एवरी लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे लोकल मतलब होता है एवरी पर्टिकुलर कंट्री, मेंबर कंट्री दैट पार्टिसिपेटेड इन दिस UNCED कॉन्फ्रेंस शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21. हर कंट्री को अपना खुद का एक एजेंडा 21 बनाना है. दैट मीन्स हर कंट्री को प्लानिंग बनाना होगा कैसे, इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजिकल और यू कैन से पैंडमिक टाइम पीरियड, डिजीज या पॉवर्टी, इस समय पे सब कैसे एक प्लानिंग के तरीके से हम लोग उस पैंडमिक, उस क्रिटिकल सिचुएशन से हम लोग उबर सके. सो आई एम गिविंग यू टाइम, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, गो थ्रू द नोट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट, go through the notes, read your NCERT books. Still you have doubts, you can text me, you can call me, I'll be there for you. And as I said in the previous video also, in order to learn, in order to understand geography or make it more easy for you, you have to be consistent. Consistency is very much important in geography. आप जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को बार बार पढ़िए, उस चीज़ को दिमाग में याद, उसको बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, सो दैट लास्ट में आपके ऊपर बर्डन अपना हो जाए. ठीक है.